प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि मेष से लेकर मीन तक, ठीक है, जितना भी लग्न होगा उस लग्न में नवग्रह का क्या रिजल्ट आएगा। तो आज का जो पहला वीडियो होगा वो मेष लग्न का होगा, उसके बाद उसको बारी बारी हम मीन लग्न तक जानेंगे, ठीक है। तो मेष लग्न में नवग्रह का फल, ठीक है। तो कितना हम लोग का प्लेनेट है? हम लोग का 9 प्लेनेट है, 9 प्लेनेट है। क्या क्या है उसमें? सूर्य देवता, चंद्र देवता, फिर मंगल देवता, बुध देवता, गुरु देवता, शुक्र, शनि, राहु और केतु। टोटल 9 प्लेनेट है, ठीक है। टोटल 9 प्लेनेट है, से हम नवग्रह भी कहते हैं। तो हम लोग का टॉपिक है कि मेष लग्न में, ठीक है, मेष लग्न जो काल पुरुष का पहला राशि है। तो मेष लग्न में आइए मेष लग्न का ड्रॉ करते हैं। ये मेष लग्न का कुंडली होना, पहले बात करेंगे राजा सूर्य देवता की, ठीक है। राजा सूर्य देवता की, सूर्य देवता जो है मेष लग्न में फिफ्थ लॉर्ड होता है, और वो उच्च का होता है। कहां पर? उच्च का मेष राशि पर होता है। तो फिर मेष में फर्स्ट हाउस में उच्च का होता है, और नीच होता है 7वीं राशि में, मतलब 7th हाउस में, 7th में ये नीच का होता है। तो सूर्य देवता क्योंकि इस कुंडली में 5th हाउस का अधिपति है, ठीक है। सूर्य देवता 5th हाउस का अधिपति है, तो इसलिए क्या मेष लग्न में क्या किया? मंगल ने, मेष का अधिपति मंगल है, तो मंगल ने सूर्य देवता को क्योंकि 5th लॉर्ड बनाया, त्रिकोण का हिस्सा बनाया, और वही सूर्य मेष में उच्च का होता है, तो इसलिए उच्च का होता है। तो इसलिए मेष लग्न के लिए सूर्य देवता एक बेनिफिक प्लेनेट है, बहुत अच्छा प्लेनेट है, और सूर्य मेष लग्न के लिए अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। अगर वो त्रिक हाउस में बैठा है तो फिर ये सूर्य खुद के लिए खराब होगा, लेकिन मेष लग्न के लिए ये अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा, क्योंकि ये बेनिफिक में आया, ना ही मेलेफिक में। अगर नीच राशि में आया तो बात क्या होगा कि ये कुंडली के लिए, सूर्य देवता के लिए तो ये खराब हो जाएगा। फिर भी कुंडली को क्या करेगा? इतना ज्यादा कष्ट नहीं पहुंचाएगा जितना देखने से लगता है, ठीक है। इतना कष्ट नहीं होगा जितना देखने से लगता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि सूर्य देवता इस कुंडली में हमेशा प्रयत्न करता है कि शुभ रिजल्ट दे। अगर वो शुभ जगह पे स्थित हो, शुभ घर का हो, तो सूर्य के लिए भी अच्छा होगा, फिर लग्न के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन त्रिक भाव में अगर हो, से 8-12 में अगर हो, तो ये सूर्य देवता के लिए खराब होगा, लेकिन सूर्य देवता कुंडली के लिए ये खराब नहीं होता है, ठीक है। तो आज क्या समझा हमने कि मेष लग्न में सूर्य देवता एक बेनिफिक प्लेनेट है, और हमेशा कुंडली को ठीक करने में रहता है। और आइए आप चंद्र देवता के बारे में जानते हैं। चंद्र देवता जो है मेष लग्न के लिए 4th हाउस का
फोर्थ हाउस का अधिपति है। और चंद्र देवता कहाँ उच्च का होगा? 2 नंबर में उच्च का होता है, यानी कि वृषभ में उच्च का होगा और नीच होगा वृश्चिक में, नीच होगा वृश्चिक में और दृष्टि देगा मकर राशि में। जो कि हम कह सकते हैं कि सूर्य देव चंद्र देवता एक केंद्र का अधिपति है, मंगल का मित्र है और केंद्र का अधिपति है। साथ ही साथ ये उच्च जो है वो मारक घर में होता है और नीच हाउस जो है मंगल का खुद का घर ही नीच होता है। तो इसलिए मंगल देवता के लिए चंद्र देवता जो है न्यूट्रल प्लेनेट होगा, ना ही बेनिफिक, न्यूट्रल प्लेनेट बन जाएगा। ये कुंडली के लिए ना कुछ खराब करेगा ना ही कुछ अच्छा करेगा, समझिएगा बात को। कुंडली का ये बहुत ज्यादा बेनिफिक भी नहीं है, मेलेफिक भी नहीं है, न्यूट्रल हो जाएगा। आइए आप समझते हैं बुध देवता के बारे में। ये बुध देवता का हाउस है बुध देवता को मंगल देवता ने पराक्रम घर का घर दिया, इतना सही घर नहीं दिया। और बुध जो उच्च का होता है वो तीर्थ स्थान में उच्च का होता है और नीच जो है बृहस्पति गुरु की राशि में नीच का होता है और यह भी दुस्थान होता है। तो यहाँ पर बुध देवता अगर उच्च का होकर अपने ही राशि में बैठा तो पराक्रम तो बढ़ाएगा, लेकिन वो पराक्रम भी जातक के फायदे के लिए नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि बुध देवता जो है कुंडली के लिए फायदेमंद प्लेनेट नहीं है, ये जो है अकारक प्लेनेट बन जाएगा। बुध देवता मेष लगने के लिए बहुत खास रिजल्ट नहीं देता है। तो आइए समझते हैं मंगल देवता के बारे में। ठीक है, मंगल देवता को यहां पर क्या क्या घर मिला? तो एक लग्न का अधिपति है और एक जो है दुस्थान का अधिपति है। दोस्तों यहां पर एक बात समझ लेनी है कि कोई भी प्लेनेट का घर अगर मूल त्रिकोण राशि अगर दुस्थान में पड़े तो वो कुंडली के लिए इतना फायदेमंद नहीं है। लेकिन अगर उसका मूल त्रिकोण राशि 3 से 8, 12 ये सब भावों में पड़ता है तो वो कुंडली के लिए फायदेमंद नहीं है। उसके अलावा कहीं भी हो तो वो कुंडली को फायदा पहुंचाता है। जो कि मंगल मेष लग्न में जो ये केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, तो उसका अधिपति है। तो ये मेष लग्न के लिए मंगल देवता बेनिफिक प्लेनेट हुआ, बेनिफिक प्लेनेट होता है। और मंगल देवता शनि की राशि में उच्च का होता है। ठीक है, उच्च का होता है और कर्क में नीच का होता है। तो विडंबना देखिए कि शत्रु की राशि में उच्च का होता है। क्यों उच्च का होता है समझिएगा बात को। ये जो घर है उत्तरसरा, ये उत्तरसरा नक्षत्र में होगा। ठीक है, 3 नक्षत्र जो है ये पूरा मंगल का मित्र नक्षत्र का है। ये क्या क्या होगा? उत्तरखड़ा, श्रावण और धनिष्ठा में है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है मंगल का दोस्त कहलाता है, इसलिए मंगल यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। उत्तरसरा जो नक्षत्र है वो सूर्य के नक्षत्र में आया, फिर श्रावण नक्षत्र चंद्र के और धनिष्ठा नक्षत्र जो है मंगल की खुद की नक्षत्र है, इसलिए मकर में मंगल बहुत ज्यादा सेटिस्फाई रहता है। ठीक है, इसलिए मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, समझिएगा बात को। जो भी शत्रु राशि है और नीच कहां पर होगा? कर्क राशि में होगा। कर्क राशि में कहा क्या क्या नक्षत्र आएगा? शनि का नक्षत्र आएगा, फिर बुध का नक्षत्र आएगा और गुरु का अंतिम चरण आएगा।
जो कि मंगल एक अग्नि तत्व का है, तो जलीय तत्व में वो कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए दोस्त की घर होने से भी मंगल यहाँ पर नीच का ही माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मंगल जो है बेनिफिक प्लेनेट होगा। मंगल अगर तीर्थ हाउस का अधिपति है तो भी ये मंगल बेनिफिक होगा, कुंडली के लिए ये हमेशा फायदा ही पहुंचाएगा। आइए बुध हो गया, आइए गुरु को समझते हैं। ये बुध जो है ये मेलेफिक है, मेलेफिक है। ये गुरु को समझते हैं। गुरु जो कौन से घर का अधिपति है? ये गुरु 9th हाउस और 12th हाउस का अधिपति है। और गुरु उच्च का कहाँ का होगा? गुरु कर्क में उच्च का होगा और नीच कहाँ का होगा? मकर में नीच का होता है। जो कि मंगल ने गुरु को सबसे उत्तम घर दिया है, उत्तम भाव दिया है, और गुरु का यह मूल त्रिकोण राशि भी है, वो भी त्रिकोण में आया, इसलिए गुरु भी मंगल मेष लग्न के लिए एक बहुत ही फायदेमंद प्लेनेट है, ना ही खराब प्लेनेट है। यहाँ पर हमेशा गुरु कुंडली के अपलिफ्ट के लिए काम करेगा, ठीक है। तो गुरु भी यहाँ पर बेनिफिक होता है, बेनिफिक प्लेनेट होता है। तो गुरु क्यों उच्च का होता है? पहला नक्षत्र समझिएगा। यहां पर क्या होगा कि ये पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण में जो जलीय तत्व है उससे शुरू होगा, वो अपने नक्षत्र से शुरू होता है, इसलिए कर्क में उच्च का होता है गुरु बृहस्पति देवता। समझेगा बात? तो हमने समझा कि गुरु भी मेष लग्न के लिए एक जो है बहुत ही बेहतरीन प्लेनेट है, बेनिफिक प्लेनेट है, हमेशा कुंडली के आपलिफ्ट के लिए ही काम करेगा। आइए अब हम शुक्र देवता के बारे में जानते हैं। शुक्र देवता जो है, ये शुक्र देवता 2nd हाउस और 7th हाउस का अधिपति मिला है। मंगल ने उसे 2nd हाउस और 7th हाउस का अधिपति दिया है, तो दोनों ही मारक स्थान है, ठीक है। ये अष्टम से द्वादश होने से भी मारक हुआ, फिर अष्टम से अष्टम होने के कारण भी ये मारक प्लेनेट हुआ। तो इसलिए शुक्र देवता जो है मेष लग्न के लिए फायदेमंद प्लेनेट नहीं है, वो कुंडली को हमेशा डिस्टर्बिंग फैक्टर बना के रखेगा, डिस्टर्ब देगा। इसलिए कभी भी शुक्रदेव का नथ अगर पहनना भी हो, एक्सपर्ट ज्योतिषी का सहारा लेके पहनिएगा। तो शुक्र देवता जो मंगल के लिए अच्छा प्लेनेट नहीं है, ये भी मेलेफिक ही होगा, मेलेफिक होता है। आइए समझते हैं शनि देवता। शनि देवता जो है ये 10th का अधिपति है, 10th हाउस का, और 11th हाउस का अधिपति है। और शनि जो कहां पर उच्च का होगा? शनि देवता तुला राशि में उच्च का होता है और मेष राशि में नीच का होता है, नीच का होता है। तो उच्च का शनि जो दिग्बली भी होगा सप्तम भाव में, ठीक है, तो वो पत्नी के लिए ठीक नहीं होता है, पत्नी के लिए ठीक नहीं होगा वो, और साथ ही साथ जातक का जो कर्म है उसमें वो प्रभाव डालेगा, क्योंकि शनि का जो मूल त्रिकोण राशि है वो 11th हाउस में आया, जो उससे भाव में आया। थोड़ा बहुत लाभ तो जातक को देगा, लेकिन कुंडली के लिए ये भी अच्छा प्लेनेट नहीं माना गया है। ये मंगल का साथ ये समता व्यवहार रखेगा, ना ही बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ना ही खराब रिजल्ट देगा, ठीक है। इसी वजह से उसको हम न्यूट्रल बोलेंगे। तो शनि मेष लग्न के लिए बहुत फायदेमंद प्लेनेट नहीं है। और आइए अब हम समझते हैं राहु और केतु। राहु केतु का क्या स्थान है, क्योंकि ये किसी भी खाने में तो राहु केतु का स्थान है नहीं, तो राहु केतु के लिए यहां पर डिस्पोजिटर थ्योरी अप्लाई होगा। डिस्पोजिटर थ्योरी अप्लाई होगा। राहु केतु जिस भाव में है
उस भाव का अधिपति कैसा रिजल्ट देगा कुंडली के लिए, उसी हिसाब से राहु भी और केतु भी रिजल्ट देगा। सपोज राहु यहां पर है, शुक्र की राशि में है, तो शुक्र तो राहु के लिए क्या हुआ, मारक प्लेनेट बन के बैठा हुआ है, तो राहु भी यहां पर मारक ही बन जाएगा, नहीं अच्छा रिजल्ट देगा। और केतु के बारे में भी अगर सपोज केतु जो है धनु राशि में है, तो गुरु बृहस्पति क्या है कि लग्न का मित्र है, लग्न का मित्र होगा, बेनिफिक प्लैनेट है, तो केतु भी यहां पर जातक को बेनिफिक रिजल्ट देगा, ना ही मेलिफिक, और इसे हम डिस्पोजिटर कहेंगे। ठीक है, राहु केतु जहां भी बैठा है उसका जो राशि लॉर्ड कुंडली के लिए कैसा है, कुंडली के लिए मारक है, न्यूट्रल है, बेनिफिक है, जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से कुंडली के लिए फायदेमंद होगा या लॉसेस बढ़ाएगा। तो इस तरह हम नवग्रहों के आकलन मेष लग्न में कर सकते हैं। और भी कुछ क्राइटेरिया है जो आने वाले समय में आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो है बेसिक है, बेसिक आप लोग जितना जानेंगे उतने ही आपके लिए फलित ज्योतिष में काम करने में मदद अच्छा होता है। तो आज का वीडियो यही विराम देते हैं। धन्यवाद।